हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड राम राम सभी को। जैसा कि हमारे पिछले सेशंस हैं उनमें हमने पढ़ा है टेंस के बारे में पिछले वीडियोस में। तो हमने अभी तक सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया है। तो जो आज ही ऐसा जो स्टूडेंट है जो आज ही नया है वो जुड़ रहा है मेरी क्लास से, तो वो पिछले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही आज हम पिछले वीडियोज के साथ ही सिंपल पास्ट टेंस के बाद में आज हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में आप क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको आने लग जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस को कैसे अपन याद कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, हमें लंबे समय तक कैसे याद रहता है, इसकी मैं आपको बातें यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बारे में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम जो सीखने जा रहे हैं वो बात है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाएगी वो ध्यान दे सभी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज किया जाता है। वाज और वर, वाज हेल्पिंग वर्ब और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो यहां मेन वर्ब कौन सी यूज में ली जाएगी? यहां मेन वर्ब वही जो आप पहले से पढ़ते आए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सी यूज में ली जाएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल, या हम कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म। ओके डियर्स, समझ में आ गई बात। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाएगी? वॉज और वर। और मेन वर्ब कौन सी यूज में ली जाएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म अपन दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी। कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। चलिए इसमें हम बात करते हैं जस्ट आगे कि इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें कैसे यूज किया जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज की। ध्यान देना, एक एक बात पे आप ध्यान देना। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, एक एक बात पर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले हम बात करते हैं वॉज का प्रयोग कहां करते हैं, वर का प्रयोग कहां करते हैं। तो वॉज का प्रयोग मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपके ही, सी, इट, नेम, ये तो है ही ऑलरेडी एज ए सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम। इसके अलावा आई सब्जेक्ट जो होता है ना, आई के साथ में भी वॉज का प्रयोग किया जाएगा। इनके साथ में आप वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसका करेंगे, वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसके अलावा बाकी जो बचे, इनके अलावा जो बचे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में वर्ब का यूज करेंगे। जैसे हम बात करते हैं वी, यू, दे और नेम्स। ठीक है, इनके साथ में अपन किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे। समझ में आ गई सबके बात। और इनके साथ में हम क्या कर देते हैं? आईएनजी फॉर्म का यूज कर देते हैं। आईएनजी फॉर्म का यूज कर देते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने कहा आपको ही, सी, इट, नेम और आई के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वी, यू, दे, नेम्स के साथ में वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये बातें आपको ध्यान में हो जानी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। जैसे मैंने इसमें कहा, मैं आपको सिंपल बताऊंगा, यहां मैंने आपको कोई पहचान में नहीं बता रहा हूं, मैं केवल आपको किस टेंस में आपका सेंटेंस कैसे लिखा जाता है अकॉर्डिंग अपन सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा एग्जांपल नंबर 1
मैंने कहा he was reading इंग्लिश, ये मैंने कहा। ठीक है, समझ में आ रही बात। सेकंड मैंने कहा यहां पे दे वर राइटिंग स्टोरीज। चलिए, एक मैंने यहां पे लिखा आई वॉच टीचिंग इंग्लिश। ध्यान दें यहां पे सभी, मैंने यहां पर कहा कि ही वॉज रीडिंग, मीन्स क्या हो रहा है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का प्रयोग हुआ, इसके साथ में दे वर राइटिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर का यूज किया। अब बात आती है तीसरे सेंटेंस की। हमारा जो थर्ड सेंटेंस है उसमें हमने आई के साथ में वॉज का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए हमेशा आई के साथ में यदि वर का यूज होता है, आई के साथ में यदि वर का यूज होता है ना, तो वहां पर वो सेंटेंस बन जाता है आपका कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज नहीं करके आई के साथ में किसका यूज करते हैं भाई? वॉज का प्रयोग करते हैं। टेंस में ध्यान रखें, कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ में वर का यूज किया जाता है, जो मैंने आपको ये बात सिंपल पास्ट टेंस में आपको बताई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आई के साथ में किसका यूज किया? वॉज, और उसके साथ में आपके आईएनजी फॉर्म का आपने यूज कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। आगे बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस। बहुत आसान है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानना, क्योंकि बहुत इजी वे में सिखाऊंगा मैं आपको ये बात। नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाती है इस टेंस में, बिल्कुल आप आसान तरीके से सीख जाएंगे। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपने लिखा था वॉज वर, लिखा था ना वॉज वर, तो वॉज वर के साथ में आपको क्या जोड़ना होता है भाई? नोट जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? नोट जोड़ना होता है। और वही उसके बाद में फिर आईएनजी फॉर्म का यूज कर देते हैं। मीन्स ये आपकी क्या हो जाती है? ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाती है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का मतलब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो वॉज वर के साथ में आपने किसका यूज किया? नोट का यूज किया। चलिए हम देखते हैं कैसे सेंटेंस इसका यूज किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं ही वॉज नॉट या फिर वाजंट, ही वाजंट रीडिंग इंग्लिश, ये आपने लिख दिया। ठीक है, ही वाजंट रीडिंग इंग्लिश, ये आपने लिख दिया। और इसके अलावा हम एक बात और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वी weren't playing फुटबॉल। तो यहां केवल आप सेंटेंस, मैं आपको केवल सेंटेंस बता रहा हूं जिसमें हमने ये बात कही वरंट, तो वी के साथ में हमने क्या लिखा? वर, और साथ में नोट ऐड कर दिया। तो इतनी सी बात होती है। केवल और केवल हमें नोट सीखना होता है। कहाँ यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज करना है। वाज वर नोट कर सकते हैं, वाजंट या वरंट भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें आपके लिए सही साबित होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में ध्यान दें। बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएंगे आप। ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आप अच्छे तरीके से मेरा वीडियो आप केयरफुली होकर देखेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत आपके नहीं आने वाली है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सीधी बात कर लेते हैं। हमने कहा वॉज ही रीडिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ रहा था? तो यहाँ पर हमने केवल और केवल सेंटेंस बनाया है, इसकी हमने कोई पहचान नहीं लिखी है पास्ट वास्ट की। तो हमने यहाँ पे केवल वॉज ही रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, ये हमने लिखा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है कि क्या वह इंग्लिश पढ़ रहा था। इट मीन्स यस या नो में आप क्या करेंगे? जवाब दे देंगे। चलिए आगे हम इसी स्टेप में बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाई वर यू गोइंग टू जयपुर। आपने क्या लिखा यहाँ पे?
आपने लिखा कि वाई वर यू गोइंग टू जयपुर, इट मीन्स यहाँ पे आपको रीजन पूछा गया है। ये WH वर्ड से क्या हो रहा है, ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो WH वर्ड से शुरू होने के कारण आप आंसर में इसका रीजन लिख रहे हैं। इसमें पूछा गया कि आप क्यों जा रहे थे, ठीक है, तो आप आंसर में लिख देंगे कि मेरे ही कोई पर्सनल काम था, मैं बुक्स लेने गया था, मैं कुछ बिजनेस के लिए गया था, या मैं कुछ जॉब करता हूँ इसलिए गया था। एनी जो भी आप बातें लिखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट यदि आप यस या नो टाइप में आंसर देना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई सबके? चलिए आगे बात करते हैं। इसी स्टेप में हम अब बात करेंगे इसका। हमने नॉर्मली जो होता है स्ट्रक्चर या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जो यूज है वो हमने सीख लिया है। तो इसके तुरंत बाद में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात आपके यहाँ आती है कि पास्ट कॉन्स्टेंस में इंग्लिश में हम सेंटेंस को कैसे पहचाने, इंग्लिश में सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, उसके बारे में आपको बहुत बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से आपको सीखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें अपन बात करेंगे यूजेज की, ठीक है। यूजेज की बात करेंगे तो हम यूजेज में आपको सबसे पहले सिखाएंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस जो होते हैं उनमें पास्ट कॉन्स्टेंस की कैसे पहचान की जाती है, वो ध्यान से देखना। नंबर 1 हम यूज करते हैं, इसमें पहला जो यूजेज है उसी की मैं बात करने जा रहा हूं, वो होता है एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स में हम क्या सीखेंगे, कौन कौन सी एडवर्ब्स का इस टेंस में यूज किया जाता है वो सुनिए। एडवर्ब्स जो होती है ना, वो होती है आपके एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ऐसे बात करते हैं हम, एट दैट टाइम। एक होता है एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन दोज, इन दोज, इन दोज के बाद में हम कह सकते हैं ईयर, इन दोज ईयर, इन दोज ईयर्स कह सकते हैं, मंथ्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डेज कह सकते हैं, डेज। तो यहां पर इन दोज डेज, इन दोज डेज, उन दिनों, है ना। तो यहां पर दोज का मतलब हम समझ रहे हैं ना, ये पास्ट की बात आ रही है। यदि यहाँ पे THES हो जाता, THES हो जाता तो प्रेजेंट में चला जाता है, ध्यान रखें इस बात का। तो हमें ये यहां पर नहीं लिखना होगा, ध्यान रखें, जरूरी बात है ये। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं इन दोज ईयर्स, इन दोज मंथ्स, इन दोज डेज, ये बातें आप जोड़ सकते हैं। चलिए ये आपने सीखी एडवर्ब्स के बारे में। तो ये एडवर्ब्स का हम एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं अपने, जिसमें हम बात करेंगे कि सी वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। हमने क्या लिखा, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सामने पहचान मिल रही है एट दैट टाइम, और आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यानी आपको खालिस्तान मिलेगी, यहाँ पे खालिस्तान मिलेगी ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पहचान से पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्स्टेंस का सेंटेंस है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा दी, और वॉज के साथ में हमने ये जो प्ले लिखा हुआ आएगा आपके कोष्टक में से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, प्ले कोष्टक में लिखा हुआ आएगा, तो आप वॉच प्लेइंग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपने सीखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉच लगाते हैं, और साथ में आईएनजी फॉर्म मींस आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो यहाँ प्ले में साथ में हमने क्या कर दिया, आईएनजी जोड़ दी। पहला यूज सीखने के बाद में आगे हम बात करने जो जा रहे हैं वो है आपके सेकंड यूज की। तो सेकंड यूज क्या होगा, इसमें ध्यान से देखिए एक बार, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे आप। मैंने आपको कहा था ना कि मैं इस टेंस को आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। ध्यान दे सभी, हमारा जो सेकंड यूज है वो ये होगा, सुनिए ध्यान से सभी। इट इज यूज्ड टू, it is used to denote, it is used to denote an action, an action, it is used to denote an action, it is used to denote an action going on at some time in the past, at some time in the past, in the past। हमने क्या लिखा,
इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। ठीक है, अब एक बात इसमें और जोड़ सकते हैं अपन, यहां पर एक बात जोड़ते हैं कि द टाइम ऑफ द एक्शन, द टाइम ऑफ द एक्शन मे और may not be indicated। ये बातें आपको ध्यान में, ये हमारा क्या है, सेकंड यूज है। बहुत आसानी से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इट इज यूज। देखिए मैंने जो आपको एक्शन बताया उसका आप ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना, बहुत इजी है, बहुत आसान है और बहुत ही आपके ये काम की चीज है। ये यूज जो है ना, ये बहुत जरूरी है सीखना। इसमें हमने यहाँ पे लिखा इट इज यूज्ड टू डिनोट, यानी इसका प्रयोग किया जाता है, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है किस लिए, टू डिनोट करने के लिए, इंगित करने के लिए। क्या, एन एक्शन, एक एक्शन को जो लगातार जारी है, गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में जारी था, मतलब पास्ट में वो एक्शन हो रहा था। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैं पास्ट में पढ़ रहा था, कोई जैसे बात कर रहा है कि उसने पढ़ाना शुरू किया, वो पास्ट में पढ़ा रहा था, ठीक है, उसके आगे पीछे का टाइम का कोई पता नहीं होता है। समझ में आ रही बात? मतलब पहले वो कब पढ़ाना शुरू किया, बाद में कब तक उसने क्लास समाप्त कर दी, उसका कोई यहाँ पर उल्लेख नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात उल्लेख नहीं होती। लेकिन अब आगे जो बात आ रही है वो देखिए, द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया उसमें मैंने कहा था कि समय का कोई उल्लेख नहीं होता है, लेकिन आगे जो बात लिखिए कि टाइम ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन का जो समय होता है, मे बी इंडिकेटेड, इंगित किया हुआ हो भी सकता है, और मे नॉट बी इंडिकेटेड, और उसमें इंगित किया हुआ नहीं भी हो सकता है। तो जो एक्शन चालू हुआ, अब जैसे मान लो मैंने बात अभी बताई थी आपको कि उसका पहले कोई समय नहीं दिया होता, बाद में कोई समय नहीं दिया होता, लेकिन जो बीच में होता है वो टाइम होता है उसका, तो वहां पर टाइम दे भी सकते हैं और टाइम नहीं भी दे सकते। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहले वाले मैंने कहा था कि टाइम का कोई उल्लेख नहीं होता है, लेकिन पहले और बाद में टाइम का उल्लेख नहीं होता है। जो एक्शन आपने शुरू किया था पास्ट में, उसके पहले का और उसके बाद का, समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान दे, यहां पर आपने काम शुरू किया, सपोज दैट, ठीक है, आपने यहां से काम शुरू किया पास्ट में, और आपने पास्ट में यहां आते आते आपका काम खत्म हो जाता है। तो यहां इससे पहले वाले समय के बारे में, ये पहले वाला समय है, ये पहले वाला समय, इसके बारे में कोई भी यहां पर उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आगे लिखा ना, द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, हो भी सकता है नहीं भी। अब ये जो समय है ना, इसके बारे में उल्लेख किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, ये दोनों बातें हैं। आ रही बात समझ में? चलिए तो इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कहा कि इट वाज गेटिंग डार्कर। ध्यान दें यहाँ पे सभी, मैंने सेंटेंस लिखा इट वाज गेटिंग डार्कर। अब देखो यहाँ पे क्या पहचान दिख रही है आपको? कोई पहचान नहीं दिख रही है, लेकिन आपको ये जो सेंटेंस है ना, इससे ये पता चल रहा है कि इट वाज गेटिंग डार्कर। अब जैसे मान लो कि पास्ट की बात है, ये अंधेरा होना शुरू हुआ था, इट वाज गेटिंग डार्क, मतलब अंधेरा ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना, अंधेरा ज्यादा हो रहा था। तो एक्शन शुरू हुआ अंधेरा होना, और फिर वो ज्यादा हो रहा था, तो पास्ट की बात है ना, ये अभी प्रेजेंट की बात कुछ भी नहीं है, न कोई इससे पहले कोई टाइम है, उसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे कोई भी टाइम का उल्लेख नहीं है। चलिए अगली बात हम इसी स्टेप में करते हैं। जैसे मैंने कहा he went out while I was reading। सेंटेंस देखिए आप सभी, he went out while I was reading, तो यहां पर डबल क्लोज चल रहा है, यहाँ पे क्या है, टू क्लोज है, ठीक है। इसमें लिखा हमने he went out, वह चला गया, जबकि while I was reading, तो यहां पर आपका fill in the blanks आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी खासियत मिलेगी आपको लिखने के लिए, ठीक, उसमें रीड लिखा हुआ मिलेगा, कोष्टक में आपको ब्रैकेट में आपको रीड लिखा हुआ मिलेगा, और आप यहाँ पर देखेंगे कि वह he went out, वह चला गया, while I was reading, जबकि मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो यहाँ जो आपकी बात आ रही है वो क्या हो रहा है, यही बात है, इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट में ये क्या हो रहा है, पास्ट में ये जो एक्शन था ये हो रहा था, ठीक है ना, पास्ट में ये एक्शन हो रहा था,
जबकि वो चला गया, ये एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है, दूसरा इसमें चल रहा था, तो ये भी बात इसमें जोड़ी जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं, जैसे when he finished his homework, हमने ये लिखा he finished his homework when he finished his homework his sister was cooking food। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, when he finished his work, when he finished his homework his sister was cooking food। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक क्लोज में क्या हो रहा है, जब उसने अपना होमवर्क पूरा किया, तो ये एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, बट हिज सिस्टर वाज कुकिंग फूड, उसी समय जब उसने अपना होमवर्क पूरा किया, उसी टाइम में क्या हो रहा है, उसकी सिस्टर जो है वो भोजन क्या कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, पका रही हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ ये जो पकाने का एक्शन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू जारी था। समझ में आ रही बात। जब उसने होमवर्क पूरा किया, उसी समय उसकी सिस्टर क्या कर रही थी, भोजन को पका रही थी, कुकिंग फूड कर रही थी। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगले हम एक्शन की बात करें तो एक छोटा सा हमारा एक्शन है जिसमें हम एक यूज कहेंगे। अगले एक्शन की बात करेंगे, उसमें जो हमारा थर्ड यूज आएगा उसकी मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। बहुत आसान है, एक छोटा सा यूज और बचा है इसमें, एक आसान यूज है, मैं इसे कह सकता हूं। जो थर्ड यूज है वो ध्यान दें, यहाँ पे थर्ड यूज के बारे में ध्यान देंगे। हमने कहा ऑलवेज के बारे में, ऑलवेज के बारे में हमने वहां भी सीखा था, कहां पे, प्रेजेंट कॉन्स्टेंट में भी सीखा था। ठीक है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इसमें अपन कैसे करेंगे यूज, फॉर द persistent habits in the past। ध्यान दें यहाँ पे, इन द पास्ट की कोई आपकी persistent हैबिट होगी, है ना। इसमें हम persistent को जो वर्ड है ना उसका मतलब बता सकते हैं आपको, इसका मतलब होता है दृढ़, या कह सकते हैं जिद्दी। ठीक है ना, ये जिद्दी या दृढ़ वर्ड भी होता है हिंदी में। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ऑलवेज का प्रयोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर द परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट। मीन्स पास्ट में आपकी कोई दृढ़ आदतें हैं, ठीक है, या फिर कोई आपकी जिद्दी आदत है, फॉर द परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट, यानी आपकी कोई जिद्दी आदत है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप उस काम में कोई दृढ़ संकल्प है उसके लिए भी आप, तो ऐसा अगर होता है कोई एक्शन तो उसके लिए अपन ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, चलिए, जैसे मैंने कहा कि ही was always grumbling, he was always grumbling। तो यहां इस सेंटेंस में देखिए आप, यहां पर क्या बात आई है, यहां जो एग्जांपल हमने लिखा है इसमें he was always grumbling, तो यहां कोई दूसरी पहचान नहीं दी हुई है, लेकिन हम यहां पर ये देख रहे हैं कि he was always grumbling, मतलब वो हमेशा गुर्रा रहा था। मतलब उसकी क्या होती थी, हमेशा गुर्राने की, उसकी जिद्दीपन की ऐसी उसकी क्या थी, आदत थी, मतलब उसका ऐसा स्वभाव था। तो पास्ट कॉन्स्टेंस में ऑलवेज यदि आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि उसमें क्या होती है, परसिस्टेंट हैबिट होती है, इसीलिए ऑलवेज का प्रयोग वहां पर पास्ट कॉन्स्टेंस के लिए किया जाता है। आई होप ये सेशन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी आपको बातें बताई जाती है उन्हें आप बिल्कुल केयरफुली ध्यानपूर्वक होकर के सुनने का प्रयास करें, वीडियो पूरा देखें, और उसके बाद में आप अपनी नोटबुक भी साथ में रखा करें। तो जो भी आपको अच्छी बात लगती है या कंप्लीट बात लिखनी होती है तो उसके लिए आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।